नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं सब बढ़िया बढ़िया। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस समय भी देख रहे हैं, चाहे रात को सोते सोते देख रहे हैं या सुबह उठते साथ देख रहे हैं या दोपहर को देख रहे हैं, सबके लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक, गुड नाइट तो नहीं बोला जाएगा, ठीक है। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट नहीं। पढ़ाई करना है तो गुड नाइट नहीं, ठीक है। गुड मॉर्निंग ही हमेशा, ठीक है। तो चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। आपको प्रयोगशाला परिचय की हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमने स्टार्ट किया क्या, जीव विज्ञान। हमने वो देखा था बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, जूलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसका पोर्शन पढ़ेंगे, बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी वाला। तो जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया किसके बारे में, कोशिका के बारे में बताया है ना। पिछला क्लास पूरा देखिए, ठीक है। पिछला क्लास क्या है, क्रम वाइज क्या है, क्लास चलता रहता है, ठीक है। तो पहले पिछला क्लास देखिए, उसके बाद फिर क्रम वाइज क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या लेके आए हैं, तो आज हम लेके आए हैं वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई। किसी भी जीव की, मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि आपका भी नाम है ना, आपका नाम, आप अपने नाम के साथ टाइटल लगाते हैं ना, मेरा नाम ऐसा ऐसा है, ऐसा करके आप अपना नाम लेते हैं और एक अपना टाइटल लगाते हैं। उसी तरह हर जीव का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसका एक टाइटल होता है, ठीक है। ठीक है, तो नामकरण और वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें किसी जंतु को बांटा जाता है कि हाँ इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे मनुष्यों का भी नाम होता है ना, कि जैसे कि नाम लिखे तो ये मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसा है करके हम उसे क्या देते हैं, पता पाते हैं ना कि ये ऐसा, इसका नाम है, नाम सही, ठीक है। उसी तरह जंतु में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो जंतु, उसका भी वर्गीकरण क्लासीफाई किया गया है कि कौन सा मत्स्य वर्ग के में आता है, कौन उभयचर में आता है, ठीक है, कौन मोलस्का में है, कौन आर्थ्रोपोडा में है, ठीक है। ये सब क्या है, उसका वर्गीकरण ही है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो जंतु जगत का हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। फिर उसी तरह हम पादपों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, ठीक है, मोनेरा जगत क्या होता है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए जंतु जगत। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। वर्गीकरण का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मोलस्का में कौन कौन से, इसका क्या होता है, आपको एग्जाम्पल जो उदाहरण है कि ये जैसे साइनस है, साइनस कौन से संघ का है, ठीक है, अमीबा कौन से संघ का है, ठीक है, और या फिर पूछ देगा आर्थ्रोपोडा संघ का कौन कौन से, इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन है यहाँ से आने ही आने हैं, एक ध्यान रखिए। और क्वेश्चन तो आएगा ही, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। साथ में जानना है कि कौन सा वर्ग किस में आता है, कौन सा वर्ग किस में आता है, ये आपको जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी डीपली पढ़ेंगे तभी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि डीपली पढ़ेंगे तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछे, बनना चाहिए। ईजी तो सब पढ़ेंगे, ईजी तो सबको पता रहता है, लेकिन कुछ जो टफ रहता है उसको हमको करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें। तो चलिए, हेडिंग डलिएगा जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। क्या हेडिंग दीजिएगा, जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक। तो वर्गीकरण में क्या है, इसमें विभिन्न जंतुओं को एक निश्चित समूह में रखकर, ठीक है, निश्चित क्या होता है, समूह में रखा जाता है कि हाँ ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग है, ठीक है। तो जंतुओं का क्या किया जाता है, उसको समूह में बांटा जाता है, ठीक है, समूह में बांटा जाता है कि इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, ठीक है। तो जंतु का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं या टेक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहले जंतु का वर्गीकरण किसने किया है कि हाँ बांटा है कि हाँ इस जंतु का नाम ये है तो ऐसा होना चाहिए करके, ठीक है। उसका नामकरण दिया, एक वंश जाति नाम होता है ना। तो वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया। इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या है कि जंतु जगत का वर्गीकरण किसने किया, या फिर वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीकरण के जनक कौन है, अरस्तु है, क्योंकि सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया, है ना। इसलिए
जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया, इसलिए ये क्या हो गया, वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने क्या आधार बनाया, इन्होंने बांटा कि हाँ इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, तो किस आधार पे बांटा, तो इसका आधार में ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक समानता और असमानता के आधार पर, जो प्राकृतिक रूप से क्या समानता है, ठीक है, कैसा दिखता है, प्राकृतिक रूप से कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने 2 वर्गों में बांटा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कैसा दिखते हैं, क्या है, उन्होंने देखा, उसके बाद इसमें ये समानता है, उसको एक साइड कर दिए, ठीक है, ये जंतु में ये समानता है, ठीक है, उसको एक साइड कर दी, इसमें ये समानता ये अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो समानता असमानता के आधार पर इन्होंने अरस्तु ने वर्गीकरण किया है, ठीक है, तो आधार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरस्तु ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है, तो प्राकृतिक समानता और असमानता के आधार पर 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। क्या क्या वो भाग है, कौन कौन सा है, एनाइमा और इनाइमा, ए और ई, ए नाइमा ई नाइमा, नाइमा नाइमा ए नाइमा, ठीक है, एनाइमा और इनाइमा, ठीक है। एनाइमा वर्ग में किसको रखा गया है, जिस वर्ग में आरबीसी का अभाव होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अभाव, जिसमें आरबीसी का अभाव रहता है, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो जिसमें आरबीसी का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, इनाइमा वर्ग में रखा गया है, जैसे कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये जो संघ के जो जीव हैं, मोलस्का वर्ग के, आर्थ्रोपोडा वर्ग के, इन सभी को किस में रखा गया है, इनाइमा में रखा गया है, ठीक है। दूसरा इनैमा, ठीक है, इसमें किसको रखा गया है, जिसमें आरबीसी पाया जाता है, ठीक है, तो 2 एक आधार हो गया, किसके, आरबीसी के आधार पर इन्होंने बांटा है, क्या क्या, कि जिसमें आरबीसी पाया जाता है उसे इनैमा वर्ग में रखा गया है, और जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, अभाव होता है, उसे एनाइमा वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, और जिसमें पाया जाता है जैसे कि जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उन सभी को इनैमा में रखा गया है, किसको, जितने भी कशेरुकी जंतु या कार्डेटा वर्ग के हैं, ठीक है, इनैमा वर्ग में रखा गया है। जैसे कि है, इसमें भी कशेरुक जंतु में भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जरायुज और एक अंडयुज, मतलब कि विविपेरा और ओविपेरा, इसको मेन इंग्लिश नाम ध्यान रखिएगा। देखना बॉटनी जूलॉजी में क्या होता है ना, आप हिंदी नाम नहीं याद रख सकते, हिंदी नाम बहुत अजीब अजीब रहता है, उसको याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। जो इंग्लिश वर्ड है, जो इंग्लिश टर्म है ना, उसको ध्यान में रखिए, वो क्या थोड़ा ईजी पड़ता है इंग्लिश शब्द उसका, जैसे कि विविपेरा और ओविपेरा, ठीक है, कहाँ जरायुज अंडयुज, वो याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो विविपेरा और ओविपेरा। तो देखो इनैमा जिसमें आरबीसी पाया जाता है, जितने भी कशेरुक जंतु हैं सभी कौन से वर्ग में रखा है, अरस्तु ने इनैमा वर्ग में रखा हुआ है। इसके भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विविपेरा मतलब कि वो जो कि बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं उसे क्या कहेंगे, विविपेरा, जैसे कि मनुष्य, पशु, ये सब क्या देते हैं, बच्चे, ठीक है, तो बच्चे को जन्म देने वाले को किस में रखा गया है, विविपेरा में। और जो ओविपेरा मतलब जो अंडे देने वाले जो रहते हैं, ठीक है, उनको अलग वर्ग में रखा गया है, जैसे कि सरीसृप वर्ग, मत्स्य वर्ग, ठीक है। तो जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरा, और जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, ओविपेरा। तो दोनों को अलग है, देखो आरबीसी दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन इसको भी कशेरुक जंतु को भी 2 भागों में बांटा गया, बच्चे देने वाले अलग, अंडे देने वाले अलग, ठीक है। तो जो अंडे देते हैं उसको ओविपेरा, और जो बच्चे देते हैं उसे विविपेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है विविपेरा में कौन आएगा, ठीक है, ओविपेरा में कौन कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो जो बच्चे देने वाले जितने भी समूह रहते हैं उसको किस में रखा गया है, विविपेरा में, और अंडे देने वाले को किस में रखा गया है, ओविपेरा में रखा गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये आधार बताया किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। किसने बताया कि अरस्तु ने वर्गीकरण किया कि इस तरीके से उनको वर्गीकृत करना चाहिए, आरबीसी के आधार पर होना चाहिए, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता वो सभी इनैमा वर्ग में आएगा, जिसमें पाया जाएगा वो इनैमा, एनैमा और इनैमा, ठीक है। एनैमा मतलब जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, और इनैमा मतलब जिसमें आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कशेरुक मतलब कशेरुक जंतु को छोड़ करके बाकी जितने भी जंतु हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, एनैमा में आ जाएगा। और इनैमा में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी कशेरुक जंतु, और कशेरुक जंतु में भी 2 भागों में इसको बांटा गया है, विविपेरा और ओविपेरा। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब ये तो हो गया वर्गीकरण। अब अरस्तु को तो बोला जाता है वर्गीकरण के जनक, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के जनक
आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। ठीक है, कैरोलस लिनियस का नाम ध्यान रखिएगा, किसने? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया इन्होंने। ये तो नॉर्मल अगर बोलेगा आपको दो बातें यहीं पर है, वर्गीकरण से संबंधित दो लोग हैं, एक अरस्तु एक लिनियस। कैरोलस लिनियस याद रखिए या लिनियस ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अरस्तु जो है, ठीक है, अरस्तु ने वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे आपको आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक है लिनियस। ठीक, दो बातें इसके अंतर्गत हैं। अगर वर्गीकरण के जनक पूछा तो कौन है? अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान के भी जनक कौन है जी? अरस्तु ही है। तो वर्गीकरण के भी जनक अरस्तु हैं। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है या उनके पिता कौन है, तो वो कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, इन्होंने जितने भी जगत को दो जगत में बांटा है। ठीक है, सभी को दो जगत में बांटा है। एक क्या है? प्रोटिस्टा जगत और एक है मोटोजोआ जगत। कौन कौन सा? एक प्रोटिस्टा जगत और एक है आपका मेटाजोआ जगत। देखो, प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा है? जितने भी एक कशेरुकी जीव को इसके अंतर्गत रखा गया है। किसको? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव मतलब देखो, आपको मैं इससे पहले आपको क्या पढ़ाया है? कोशिका के बारे में बताया है ना। इससे पिछले क्लास में हमने क्या देखा? कोशिका के बारे में देखा। तो उसमें मैंने बताया एक कोशिकीय जीव क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका के अंदर सारी जैविक क्रियाएं कंप्लीट होती है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर ही उसकी जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हमने देखा था। बहुकोशिकीय मतलब हर कार्य के लिए अलग अलग जो काम रहते हैं। ठीक है, हर कोशिका का काम मतलब एक कोशिकीय ना होकर के बहुकोशिकीय के द्वारा उसकी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसके द्वारा पूरी जैविक क्रियाएं कंप्लीट होती है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं कंप्लीट होती है, जैविक क्रियाएं, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जिसमें केवल एक ही कोशिका हर चीज़ में भाग लेता है और बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिका उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। तो प्रोटिस्टा जगत ध्यान रखिए, उसको रखा है जिसमें एक कोशिकीय जीव है और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा है, प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। प्रोटिस्टा जगत किस में रखा गया है? जो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जिसमें एक संघ है प्रोटोजोआ संघ। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। कौन सा संघ? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन सा आ जाएगा? तो प्रोटोजोआ में कौन कौन सा शामिल है? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ते हैं प्रोटोजोआ संघ में क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मतलब एक कोश के जितने भी जीव आते हैं वो कौन से संघ में पाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा। एक कोश के जीव अमीबा, आपको बोलेगा अमीबा किस संघ में आता है, तो आपको बताना है कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। मतलब जितने भी एक कोश की है, ठीक है, एक ही कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, अमीबा हम जानते हैं अमीबा कैसे होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, जो कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका में ही सीमित रहता है। एक कोशिका के अंदर जितनी भी सभी जैविक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? वो सभी किस में आते हैं? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं मेटाजोआ जगत। ठीक है, मेटाजोआ जगत देखेंगे तो प्रोटिस्टा जगत कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। एक कोश की जीव प्रोटोजोआ में आएगा, बहुकोश की सभी मेटाजोआ में आएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से संघ है? तो पहला है पोरीफेरा संघ। क्या जी? पोरीफेरा संघ। इसमें आएगा साइनस। ठीक है, क्या जाएगा जी इसमें? साइनस। पोरीफेरा संघ में क्या आ जाएगा जी? साइनस। देखो साइनस क्या होता है ऐसा करके ना, कुछ ऐसा करके रहता है। इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे बाहरी देखा जाए तो छिद्र होता है। ठीक है, छिद्र होता है। इसे को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो पोरीफेरा संघ में क्या होता है? उसके शरीर में जो बाहरी भाग में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे साइनस। जैसे कि आप ना कॉलेज में होंगे ना, तो जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में आएंगे ना, तो ये सब सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब रहेंगे, जब आप जूलॉजी लिए रहेंगे, है ना, तो आपको ये सब बहुत, जैसे कि अभी हमने सिर्फ क्या लिया है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल बस बताया है। आप जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रहते हैं ना, तब आप इस सबको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। कौन सा संघ है, हमने अभी तो संघ बताया, संघ देते हैं, कौन सा वंश है, कौन सी जाति है, ठीक है, कौन से फाइलम में है, सब इसमें हम देखते हैं। देखो संघ मतलब वही फाइलम,
ठीक है। तो ये क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना कौन से फाइलम में आता है, तो प्रोटोजोआ फाइलम में आता है, ठीक है। साइनस किस फाइलम में आता है, किस संघ में आता है, तो पोरीफेरा में आता है। ये बहुत डिटेल से हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग का प्रयोगशाला परिचायक का जो पेपर है उससे बोला गया साफ साफ कि 9वीं और 10वीं का ही आएगा, लेकिन 9वीं 10वीं के अलावा हमको पूरा कॉलेज लेवल तक का पढ़ना रहता है। तब जा करके हम अगर क्वेश्चन को घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, देखो टॉपिक तो वही है, 9वीं 10वीं में जो टॉपिक दिया वही टॉपिक कॉलेज में भी है, ठीक है। तो कॉलेज में भी वही टॉपिक है, टॉपिक का नाम तो वही है। अब देखो, अब वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण कौन और नाम क्या हो सकता है, जो चीज़ हम थोड़ा सा चीज़ पढ़ते हैं 9-10 में, 9-10 में हमको सिर्फ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि क्या होता है। 12वीं में जाएंगे थोड़ा उसका डिटेल पढ़ते हैं, कॉलेज में जाएंगे तो उसका और ब्रॉड रूप और बड़ा रूप पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। एक एक जो संघ होता है, फाइलम होता है, एक एक टॉपिक रहता है ये, है ना, तो उसमें हम और डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर टॉपिक वही है तो भाई वो तो पूछ सकता है ना कॉलेज का, हमको भले तो बोलेगा भाई वर्गीकरण का ही तो हम क्वेश्चन पूछे हैं, और भले ही वो 9-10 का ना हो करके कॉलेज का रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन कॉलेज के लेवल तक का रहेगा, लेकिन आपको बोल कर दिया 9-10 और उसमें जो सिलेबस का टॉपिक है उसमें अगर वर्गीकरण है दिया ही हुआ है, ठीक है। तो वर्गीकरण है तो वर्गीकरण तो कॉलेज में भी है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको इसलिए कॉलेज लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। 9-10 भले ही लिखा गया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा लेवल में, ठीक है। इसलिए हमको बहुत डिटेल से पढ़ना है उसको, एक एक चीज़ें को जानना है, ठीक है। एक एक चीज़ें को आपको समझना है, एक एक चीज़ को जानना है, ठीक है, क्या होता है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए। क्या करने के लिए? आसान करने के लिए, है ना। तो चलिए, तो मेटाजोआ, तो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत कौन सा आएगा? साइनस। देखो रहने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब बहुत सारे 5, 6, 7, 8 सब में 8 निकल जाएगा, लेकिन सबको याद करने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है, जिसको हमको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसी के एग्जाम्पल को मैंने लिया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पोरीफेरा संघ में क्या आ जाएगा? साइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइनस। साइकस, ठीक है, साइकन लिखिए, साइकन हो गया, साइकस हो गया, ठीक है, साइकॉन, साइकस, ये सब किस में आ जाएगा? पोरीफेरा वर्ग में आ जाएगा या पोरीफेरा संघ में आ जाएगा। फिर दूसरा है सिलेंट्रेटा। अब देखो सबको क्या किया और विभाजित किया, पहले तो 2 भागों में बांटा है, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। प्रोटिस्टा में एक कोष की जीव, मेटाजोआ में बहुकोष की जीव। प्रोटिस्टा में एक कोष की मतलब सिर्फ एक संघ है, इसमें कौन सा? प्रोटोजोआ संघ। और पोरीफेरा में बहुकोष की मतलब इसमें बहुत सारे इसके क्या है? इसके भी उपवर्ग है बहुत सारे, तो इसको भी बांटा गया है। तो सबसे पहला पोरीफेरा जिसमें साइनस आ गया, फिर हम सिलेंट्रेटा देखते हैं। दूसरा है सिलेंट्रेटा, इसको तो सभी जानते हैं सिलेंट्रेटा। इसमें पूछा जाएगा क्या? हाइड्रा और फाइसेलिया। हाइड्रा पुनरुद्भवन की प्रक्रिया इसमें होती है, हाइड्रा, ठीक है। ठीक है, तो हाइड्रा और फाइसेलिया, हाइड्रा का क्या है एक्चुअल में? रूप, आकार, ठीक है, रूप और आकार, ठीक। तो हाइड्रा का रूप और आकार कैसा होता है? देखो हाइड्रा हम जानते ही हैं, आप जलकुंभी, ठीक है, हाइड्रा, जलकुंभी, फाइसेलिया सब किसके अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा वर्ग में कौन सा आएगा? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा आप जब भी देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे जी? तालाब में, ऐसा ऐसा करके रहता है, ऐसे ऐसे करके पतला सा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है ना ये, ठीक है, गुलदस्ता टाइप का दिख रहा है लेकिन गुलदस्ता नहीं है, ठीक है, हाइड्रा है, ठीक है। इसको और थोड़ा ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसा, ठीक है। ये तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना तो हाइड्रा से पूछा जाता है। हाइड्रा किस फाइलम के अंतर्गत आता है या किस संघ के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा। और कौन से जगत के अंतर्गत आता है? तो मेटाजोआ जगत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ, और मेटाजोआ में हम जितने सारे भी पढ़ेंगे वो सबको भी देखेंगे, ठीक है। तो साइनस या साइकन किसके अंतर्गत आता है? पोरीफेरा वर्ग में आता है। हाइड्रा किस में आता है? हाइड्रा और फाइसेलिया, ये ऐसा वाला जो जल के अंतर्गत रहता है, ये सब किस में आता है? सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। फिर है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस में कौन से आते हैं? प्लेनेरिया और फेसियोला,
ठीक है। प्लेनेरिया, सबसे ज़्यादा प्लेनेरिया को पूछा जाता है, ठीक है, प्लेनेरिया या फेसियोला, ठीक है। प्लेनेरिया या फेसियोला जो क्रीमी व जो वर्ग रहते हैं वो सब किस में आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आते हैं। जो क्रीमी वाला जो जितने भी रहते हैं, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, प्लेनेरिया, फेसियोला, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आते हैं। तो सबसे पहला पोरीफेरा देखिए, पोरीफेरा में साइकन, ठीक है। सेरेंटेटा में हाइड्रा और फाइसेलिया। प्लेटिहेल्मिन्थेस में कौन सा आते हैं, तो प्लेनेरिया और फेसियोला, ठीक। उसके बाद निमेटोडा, निमेटोडा में आता है एस्केरिस, क्या आता है, एस्केरिस, गोल क्रीमी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो निमेटोडा में आता है गोल क्रीमी जिसको बोला जाता है। एस्केरिस किसके अंतर्गत आता है, निमेटोडा में आता है, ठीक है। उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा में आता है केचुआ, जोक और नेरिस। यहाँ पे स्टार लगाइए नेरिस में, नेरिस पूछा जाता है, नेरिस और केचुआ, ठीक है। नेरिस, केचुआ, जोक, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एनेलिडा वर्ग में आता है, ठीक है। देखो नेरिस आप ऐसा करके वो रहता है, ठीक है, नेरिस ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, है ना, ठीक है। तो नेरिस, तो नेरिस, केचुआ, जो किसके अंतर्गत आते हैं, एनेलिडा वर्ग के। देखो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल कौन सा किस संघ के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आता ही है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन, पुराना प्रयोगशाला का पेपर ले लीजिए या साइंस से संबंधित आपके पास जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको ले आइए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, देखो हमको तो नहीं पता कि आने वाला क्या पूछेगा, आने वाले एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन क्या आ चुका है वो तो हमको पता है ना कि क्या आ चुका है। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, वही हमारे लिए सब चीज़ है। वहीं से हमको आइडिया लगेगा कि हाँ इस लेवल तक जा चुका है, यहाँ तक पूछ चुका है, यहाँ से पूछेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उठा के देखना पड़ेगा। तो साइंस से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे व्यापम का हो, चाहे पीएससी का हो, ठीक है, चाहे किसी का भी प्रयोगशाला पिछले बार भी हुआ था 2019 में, तो सभी का क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करना है, ठीक है। जुगाड़ करने का क्या, आजकल मार्केट में जाते हैं तो सब चीज़ उपलब्ध रहते हैं आपके पास, ठीक है। तो मार्केट क्या है, मार्केट से उठा कर ले आए। सबसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक पढ़े कि क्या क्या टॉपिक आपसे रिलेटेड है, सिलेबस। तो दो चीज़ें आपके पास हथियार, एक तो सिलेबस रहता है, ठीक है, सिलेबस रहता है, और दूसरा रहता है एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये दो चीज़ आपके हथियार हैं। हथियार सिर्फ दो चीज़ है, सिलेबस में क्या दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या क्या है, ये दो हथियार है। इसी दो हथियार को आपको मजबूत करना है और आगे क्या करना है, प्रहार करना है आपको, ठीक है। जंग जीतना है तो ये दो चीज़ मजबूत करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर दोनों आपके पास है, दोनों को आप समझ लिए कि हाँ हमारा सिलेबस यहाँ तक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आने की संभावना, अगर एडवांस पूछा तो यहाँ तक जा सकता है, तो एडवांस तैयारी कर सकते हैं। और मीडियम तो सब करते हैं, उतना तक तो आपको भी करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस जाकर चलना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ तक जा चुका है तो इसके अलावा इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। वो एनालाइज पे काम किया जाता है, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर पूरा एनालाइज करके ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख चुका है, ठीक है, देख चुके हैं, पूरा एनालाइज कर चुके हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से उड़ रहे हैं क्वेश्चन और कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को थोड़ा सा भी चीज़ को नहीं छोड़ना है कि यार इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं। हमको जो सिलेबस दिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहाँ तक गया है, बाकी कुछ ज़्यादा ही है उसको तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है और जिसको हम पढ़ सकते हैं उसको तो हम जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। तो जो वर्गीकरण है उससे तो क्वेश्चन तो आ रहे हैं, क्वेश्चन निकाल के देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि एस्केरिस किस वर्ग में आता है, नेरिस किस संघ में आता है, ठीक है, हाइड्रा किस संघ में आता है, तो सब क्या पूछा गया, एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछा गया आपको कौन से वर्ग में कौन सा जीव आता है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम अभी पहुंचे थे कहाँ, एनेलिडा के पास। तो एनेलिडा में कौन कौन से वर्ग आते हैं, कौन कौन सा जीव आता है, तो केचुआ, जोक और नेरिस किसके अंतर्गत आते हैं, एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। अब आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थ्रोपोडा में आता है क्या क्या, केकड़ा, मधुमक्खी, कण, खजूरा, ये सब किस वर्ग में आते हैं, किस संघ में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं,
तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। ठीक है, तो हमने 6 चीज़ देख लिया। पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या आता है? साइकन। ठीक है, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा फाइसेलिया। फिर हमने प्लेटीहेलमिन्थिस देखा, प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या आता है? प्लेनेरिया और फेसियोला। निमेटोडा में एस्केरिस, एनेलिडा में केचुआ, जोक और नेरिस। ठीक है, ये एस्केरिस और ये नेरिस है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है केकड़ा, मधुमक्खी और कनखजूरा। ठीक, फिर मोलस्का, मोलस्का में आता है क्या? पाइला, सीप, घोंघा, ऑक्टोपस। सबसे ज़्यादा इधर से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से, मोलस्का से और ये सिरेंट्रेटा से। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आ जाएगा? केकड़ा, मधुमक्खी और कनखजूरा, और बहुत सारे हैं। तो मेन ध्यान रखिएगा, केकड़ा पूछा जाता है, केकड़ा किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का, मोलस्का में वही घोंघा वगैरह जितने भी घोंघा वाले प्रजाति हैं सब किसके अंतर्गत जाएगा? मोलस्का के अंतर्गत जाएगा। पहला मतलब घोंघा, सीप, ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आ जाएगा? मोलस्का के अंतर्गत। ठीक है, फिर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आ जाएगा जितने भी स्टारफिश, एंटीडॉन, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। फिर है लास्ट में कार्डेटा, जो कि पूर्ण विकसित मस्तिष्क जिसका, ये देखो ये शुरुआत कहाँ से हुआ है अगर देखा जाए तो देखो, हम कोई भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो पहले तो एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी से बहुकोशिकी, बहुकोशिकी में कुछ विकास हुआ, थोड़ा थोड़ा विकास करते 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 वर्ग कहाँ आगे बढ़ा? कार्डेटा में। कार्डेटा वर्ग क्या हो गया? पूर्ण विकसित, और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो गया, तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? विकसित हो गया इस कार्डेटा वर्ग तक। ठीक है, तो ये जो क्रम पढ़े इसी क्रम में ही आपको पढ़ना है, कोई भी आगे पीछे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण विकसित नहीं है, ये विकास होते 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 यहाँ तक पूरा कार्डेटा तक पहुँचा है। जैसे जीव भी बना है, ये जीव शरीर जो बना है, मनुष्य जो बना है, एकाएक मनुष्य नहीं बन गया है। हमने देखा ना, कोई भी चीज़ का इतिहास अगर हम देखें तो पहले यहाँ क्या थे? पहले बोलते थे हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे, है ना। तो वैसे ही बंदर थे, अब मनुष्य हुए हैं, तो एकाएक तो नहीं हुए होंगे ना, करोड़ों साल लगे होंगे, करोड़ों युग गया होगा तब हम बने होंगे। ठीक है, तो वो शुरुआत से लेकर के अब तक का है। तो यही पोरीफेरा का साइकिल से लेकर होते 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 कौन सा आया? कार्डेटा वर्ग तक आया। इस कार्डेटा वर्ग में पूर्ण विकसित और तंत्रिका तंत्र विकसित क्या होता है? पूर्ण विकसित जो रहते हैं कि जीव, वो किसमें, कौन से वर्ग में रहते हैं? कार्डेटा वर्ग में रहते हैं। क्लियर हुआ? तो मेन ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें मोलस्का में क्या क्या आता है? तो मोलस्का में आता है घोंघा, सीप, ऑक्टोपस आता है। आर्थ्रोपोडा में केकड़ा, मधुमक्खी, कनखजूरा आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कार्डेटा वर्ग को। इस कार्डेटा वर्ग को भी कई उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है और अलग से मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग में कौन सा आ जाएगा? तो वो पूरे जितने भी मछली की प्रजाति है। ठीक है, मछली की प्रजाति जो जल में रहती है, मछली कहाँ? जल में ही रहती है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। हम बचपन में बहुत उसको पढ़े हैं ना, दिन भर गाना गाते रहते थे ईच वाला, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। तो जो मछली जल की रानी है वो कौन से वर्ग का है? मत्स्य वर्ग का। और किस फाइलम का है? तो कार्डेटा का है। और जगत कौन सा है? मेटाजो, मतलब कि बहुकोशिकीय। ठीक है, उसके बाद उभयचर, ये तो केवल जल में रहती है और ये जल और थल दोनों में रहता है। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहे, जैसे कि मेंढक। मेंढक किस में रहता है जी? उभयचर में क्या लिखेंगे? मेंढक। उभयचर में क्या आता है? मेंढक। ठीक है, तो उभयचर जो जल और थल दोनों में रहे, मेंढक पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपको? उभयचर वर्ग में कौन आता है? चाहे तो ये केवल जल में रहने वाले, केवल थल में रहने वाले, जल और थल दोनों में रहने वाले। ठीक है, ऐसा वाला पूछ सकता है, या उसका एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है। 3-4 एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें से कौन सा उभयचर वर्ग में आता है या नहीं आता है। इसको आप डिफाइन करें ऐसे करके। तो उभयचर वर्ग में कौन सा आ जाएगा? मेंढक। ठीक, उसके बाद सरीसृप। सरीसृप में कौन कौन सा आ जाएगा? सरीसृप में क्या क्या आ जाएगा जी? छिपकली। तो इसमें क्या आ जाएगा? छिपकली, सांप। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? रेंगने वाले। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले, चलना और रेंगना दोनों अलग होता है ना। ठीक है, तो रेंगने वाले जीव छिपकली और सांप किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सरीसृप वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर है पक्षी वर्ग। पक्षी में कबूतर हो गया, गौरेला हो गया। ठीक है, गौरेला और कबूतर जितने भी पक्षी प्राणी, पक्षी वर्ग में
में आ जाएगा जी, ठीक है। कबूतर हो गया, ठीक है, कबूतर, गौरैया, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? पक्षी में। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग में आप स्वयं अपने आप को ले लीजिए, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य इसके अंतर्गत आता है। किस में जी? स्तनधारी वर्ग में। किस में आता है? स्तनधारी वर्ग में आता है। क्लियर? तो हमने पूरा देख लिया कैरोलस लिनियस के द्वारा जितना भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उसको हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कौन से एग्जाम्पल है जो कि संघ में आता है और किन सा जगत में। तो कैरोलस लिनियस ने 2 आधार दिए, कौन से जगत में 2 भागों में बांटा, प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ। जो एक कोशिकीय जीव है उसको प्रोटिस्टा और जो बहुकोशिकीय है उसको किस में रखा गया? मेटाजोआ में। तो मेटाजोआ के अंतर्गत कौन कौन से हम संघ पढ़े, कौन कौन सा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटेडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। और कार्डेटा को भी बहुत सारे उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से प्रमुख है कौन सा? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ठीक है। तो मत्स्य वर्ग में आएगा मछली, उभयचर वर्ग में आएगा मेंढक, सरीसृप में आएगा छिपकली और सांप, पक्षी वर्ग में आ जाएगा कबूतर, गौरेला, स्तनधारी में आ जाएगा मनुष्य, ठीक है। और क्या आ जाएगा जी? चमगादड़, वेरी गुड, चमगादड़, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। स्तनधारी जो बच्चे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि कैसे रुख में भी 2 भागों में बांटा था, एक जरायुज, एक अंडायुज, जो कि क्या देता था? जो बच्चे देने वाले हैं वो एक वर्ग में, जो अंडे देने वाले हैं वो एक वर्ग में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया पूरा क्या है जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मैंने बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम्पल इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, क्या क्या बांटा गया है, हमने पूरा देखा। हर वर्ग को कितने जगत में बांटा गया है, उसको कौन कौन से संघ के अंतर्गत रखा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वर्गीकरण 2 लोगों ने किया है, एक अरस्तु ने, एक कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। अरस्तु को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो 2 मेन है, इसका ज़्यादा याद रखना है आपको, बस ये आधार बस याद रखना है। समानता के आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण किया था, ये याद ना रखें, ठीक है, ये याद ना रखें, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ लगता होगा कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। आपको किसके बारे में बताएंगे? जो टिश्यू होते हैं जंतु ऊतक, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये वर्गीकरण था, नोट डाउन करते जाइएगा और जो कुछ बोलते हैं उसको भी लिखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।